स्वागत आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हैं। पाकिस्तान का शांति दूत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि यहां से उसके वारे न्यारे होने वाले दिन शुरू होंगे, तो वो तो नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गए। पाकिस्तान चाहता था ये इस्लामाबाद टॉक के बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड में बदल जाए, वो नहीं हुआ। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वापस अमेरिका लौट गए हैं। 21 घंटे तक ईरानियों के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान की टेंशन उल्टे और बढ़ गई है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की चापलूसी काम नहीं आ रही। सऊदी अरब को डिफेंस डील के तहत सुरक्षा वो दे नहीं पा रहा है। यूएई अपने कर्जे वापस मांग रहा है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश अलग खार खाए बैठे हैं। अब पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोनों देशों के डेलीगेशन, इनफैक्ट ईरान और अमेरिका, वो वापस चले गए हैं और कल तक शांति का ढोल पीटने वाले इस्लामाबाद में अब सन्नाटा है। जाते जाते वैंस ने धमकी भी दे दी और कहा कि प्रयास तो हमने खूब किया, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था। यह उसके सामने एक बहुत अच्छा मौका था कि वो समझौता करता, जंग भी रुकती और ईरान के दिन भी फिरते। लेकिन ईरान को यह गलती महंगी पड़ेगी। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर बात क्यों नहीं बनी। पहले सुनिए आप जेडी वैंस को। Now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. अब वो मुद्दे क्या थे जिस पर ये बात टूटी, आता है उस पर एक मिनट में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जेडी वैंस ने बताई। ईरान का जो डेलीगेशन आया था, वो एक तो वहां सब लोग, उनके स्पीकर थे असेंबली के और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। खबरों में ये बताया जा रहा था कि वो फुल अथॉरिटी के साथ आया था। उनके लिए मुमकिन भी नहीं था कि वो बार बार जो मुश्तबा खामेनी है सुप्रीम लीडर, उनसे डायरेक्शन लेते या ईरान में किसी से डायरेक्शन लेते। और वो एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेकर आए थे, पूरी अथॉरिटी थी, वो वहीं पर किसी चीज पर हाँ या ना करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्या जेडी वैंस इस पोजीशन में थे? उन्होंने खुद बताया कि 21 घंटे में दर्जन भर से ज्यादा बार हमारी ट्रंप से फोन पे बात हुई। वो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से डायरेक्शंस ले रहे थे, बात करते थे और फिर ट्रंप को बताते थे, फिर ट्रंप जो कहते थे वो आगे बताते थे। देखिए, We were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. अब ये फाइनल और बेस्ट ऑफर अमेरिका का क्या था? अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस ईरान के सामने बिल्कुल साफ कर दी। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान से ये प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट देने को कहा गया था कि वो अभी या आने वाले वक्त में भी कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इस पर ईरान ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। Go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. ये तो हुई अमेरिकी पक्ष की बात। जेडी वैंस ईरान को फाइनल ऑफर देकर अमेरिका रवाना हो गए। ईरान ने भी अमेरिका पर एक तगड़ा वार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक और अवैध मांगों के कारण यह बातचीत फेल हुई है।
ईरान ने यह कहकर बातचीत के दरवाजे खुले रखने की भी कोशिश की है कि डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक बार की बातचीत में ही कोई समझौता हो जाएगा। तो यह बात तो ठीक लगती है, लेकिन इस जगह मतलब इस्लामाबाद में हासिल क्या हुआ ये हम समझेंगे। 3 बातें बताई जा रही हैं जो ईरान की पहले से डिमांड्स थी और उस पर अमेरिका ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बात नहीं बन पाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है ईरान, ये अमेरिका को मंजूर नहीं है। और तीसरा, लेबनान पर जो बॉम्बिंग हो रही है इजराइल के द्वारा, वो भी अभी पूरी तरीके से रुकी नहीं है। ये इन तीनों बातों पर उनके बीच में कोई बात नहीं बन पाई। सर, तो मिला क्या इस बातचीत से? देखिए, मिला ये है कि सबसे ऊंचे स्तर पर जो ये वार्ताएं हो रही थी वो संभव हो पाया, वो 21 घंटे चली और एटलीस्ट अमेरिका के जो बयानात इस समय आए हैं उसको देख के लग रहा है कि अमेरिका सीरियस था इस बात को लेकर। लेकिन ये पहली बैठक थी। आप ये समझिए ना कि 40 दिनों तक युद्ध चला था, उसके पहले बहुत दिनों से तनातनी चल रही थी, तो एक मीटिंग में संभव हो पाए मुझे नहीं लग रहा था। और मैंने जेडी वांस को बहुत दिनों से फॉलो किया है कि वो किस तरह के बयान देते हैं। आपको याद होगा जब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो भड़काया था एक तरह से कहिए तो ट्रंप को इन्होंने ही भड़काया था। वहीं से बात शुरू हुई जब उन्होंने कहा यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले। उसके बाद अगर दूसरा देखें, पिछले साल यूरोप में जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इन्होंने पूरे यूरोप को लताड़ा था और यह भी कहा था कि आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसमें राइट फोर्सेज जो यूरोप की उनको कर्ब करते हैं। यहां वैसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बड़ी नर्म थी, दबी दबी थी और वो हर बात को बड़े संभल कर बोल रहे थे, जो जेडी वांस की प्रकृति में नहीं है। और अंत जाते जाते तक तो वो बोल ही गया कि ट्रंप की जो भाषा थी कि हम बेस्ट डील का ऑफर दे के जा रहे हैं, अगर उनको लेना है तो ले। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी दुविधा दोनों के सामने है कि एक तो रिजीम चेंज नहीं हुई, दूसरा अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हुआ, तो अब बात किस पे हो रही? अगर होर्मुज, न्यूक्लियर और लेबनान तीनों की बात हो रही है, इन तीनों के जड़ में है ईरान के ओरिजिनल डिमांड। इसकी बात कर लेते हैं। पहले एक बार ये पिक्चर, ये तस्वीर जो स्क्रीन पे चल रही है, इसको एक बार ले लें फुल स्क्रीन। जैसे जेडी वैंस को छोड़ने के लिए आप देखिए आसिम मुनीर आया हुआ है, इनका होम मिनिस्टर है, इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार। तो कोई कमी पाकिस्तान ने वहां इसमें मतलब अपनी मेजबानी में नहीं रखी, बल्कि पूरी तरीके से बिच करके रिसीव भी किया, छोड़ने भी आए। ये एक अलग कहानी है। ये शांति वार्ता के बीच में ये एक अलग स्टोरी पक रही थी कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती, या आगे भी अगर अगले राउंड की बातचीत कभी होने की बात होती है तो उसमें वेन्यू अगर इस्लामाबाद होता है तो उसकी एक कोई डिप्लोमेटिक माइलेज लेने की कोशिश जो पाकिस्तान की थी उसमें वो कितना कामयाब हुआ? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं कि हम ये मानेंगे कि इस्लामाबाद में बातचीत हुई, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आया, ईरान के जो भी नेता भी बचे हैं वो आए। लेकिन एक बात मेरी और धीरे धीरे धारणा पक्की होती जा रही है कि ये सब कुछ दिखावा है। ये अमेरिका का पाकिस्तान को एक, जिसको कहे ना कि ठीक है चलो तुम हमारे नौकर के जैसा व्यवहार करते हो, हमारे लिए एक शूटर की तरह काम करते हो, तो हम तुम्हें ये श्रेय दे देंगे। लेकिन असली बातचीत ट्रंप और अरागची गलीबाफ के बीच में अलग से हो रही है। अगर वो नहीं हो रही होती तो दोनों पक्षों के बीच में जो सुर बदले हैं, जिसको हम जो बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से कहें, वो देखने को नहीं मिलते। दूसरा, दोनों ही तबाह हो चुके हैं। अमेरिका तबाह इस लिहाज से हुआ है कि भाई उसके यहां महंगाई बढ़ गई, उसका डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत से मोर्चे खुल गए, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, सब कह रहे हैं कि तुमने क्या किया। और ईरान का तबाही क्या है? ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम यहां भले ही भारत में एक बड़ा वर्ग है जो कोई भी मुस्लिम देश का नाम आते ही खुश हो जाता है, हालांकि पता नहीं आजकल वो सऊदी और यूएई को क्यों नहीं अपने पिता तुल्य समझ रहे हैं, लेकिन वो ईरान को आजकल वैसे ही समझ रहे हैं। ईरान तबाह हो चुका है और ये बात गलीबाफ और अरागची को बहुत अच्छे से पता है। दोनों युद्ध से बाहर होने का रास्ता खोज रहे हैं। इस्लामाबाद में ये बातचीत नहीं तय होनी थी, नहीं तय हुई। और इसमें एक बात और समझिए, सबके मूल में क्या है? पैसा। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सब फालतू की बात है कि क्या होगा क्या नहीं। जिसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो ही नहीं पाया वो क्या भी न्यूक्लियर वेपन बना लेगा? मूल मुद्दा यह है कि खाड़ी के तेल में अमेरिकी हिस्सेदारी कितनी बनेगी। और ईरान कह रहा है कि हम तबाह हुए हैं तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन कहां से होगा? पैसा तो हमें चाहिए। मूल बात यह है, वही फिर हॉर्मुज पे आ गए ना, वो कहेगा हमको यहां से पैसा कमाना है और हमारा पैसा जो तुमने जमा कर रोक रखा है उसको वो उसी की डील होगी अंत में। लेकिन मूल बात आप समझिए, इसमें भाई अपना बाजी मार लिया। कौन? ओ शाबाश, अच्छा, मियां ने बाजी मार ली।
अब उसको कतर भी पैसा दे रहा है, यूएई भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी कुछ कुछ पैसे दिला रहा है। तो जो कहते हैं ना कि डील हुई हो ना हुई हो, कमीशन यूएई कहां दे रहा है? कतर और सऊदी दे रहे हैं पैसा। कतर और सऊदी, यूएई तो $6 बिलियन यूएई का ही तो लौटा रहा है। तो वो क्या है ना कि जैसे डील नहीं, वो घर दिखाने जाता है, कहता है कि भाई ठीक है अब तुम्हारा टूट गया तो हम क्या करें, हमको 15 दिन का 1 महीना के दो। तो ये दलाल था, दलाल है, कमीशन चाहिए थी, दलाली पक्की हो गई। अच्छा मैं आगे आपको दिखाता हूं ट्रंप क्या कर रहे थे। एक तस्वीर आपने देखी थी ना, ट्रंप वो कुछ भीड़ के बीच में किसी एरिना में जा रहे थे, वो बॉक्सिंग मैच देखने के लिए गए हुए थे ट्रंप, जब ये बातचीत चल रही थी। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई वहां जो भी हो ईरान में, बातचीत सफल हो या विफल हो, हम जीत गए। बस उनको इससे मतलब है कि अमेरिका जीत गया, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भले समझौते की पेशकश पहल अमेरिका ने की, अमेरिका ने ये डेडलाइन देकर कि हम ये पूरी सभ्यता, ईरानी सभ्यता खत्म कर देंगे, उसके बाद झुका अमेरिका कि उसने वो डेडलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो हमारी बात इस बीच में, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कह रहे हो कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ तुम बातचीत भी करना चाह रहे हो, तो दोनों बातें कैसे? और ईरान ये कह रहा है कि जो शर्तें अमेरिका की है वो हमको स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ी बात है तेल की, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आज ये भी खबर में देख रहा था कि अमेरिका ने यह दावा किया कि हमारे टैंकर वहां से गुजरे, ईरान ने इनकार कर दिया। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका का टैंकर गुजर गया एक भी, तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो युद्ध ओवर। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका का जहाज जा सकता है तो फिर दुनिया में किसी का भी जा सकता है, लेकिन वो ईरान इससे मना कर रहा है। आप ट्रंप की बात सुनिए पहले। Yeah, I'm getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. इन्होंने तो दावा कर दिया कि वहां से हम तेल गैस भरवा के ला रहे हैं अपने जहाजों में। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में समुद्री बारूदी सुरंग माइंस को हटाने के लिए, साफ करने के लिए उसने अपने जहाज भेजे हुए हैं वहां पे। इस मिशन के लिए उसने 2 अमेरिकी युद्धपोतों को भेजा और उन्होंने उस जल मार्ग को, ये जो हॉर्मूज है, इसको पार भी किया। जो इनका सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसको कहते हैं, उसने दावा किया कि यूएसएस फ्रैंक पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, ये 2 जहाज हॉर्मूज से ट्रांजिट कर चुके हैं। यह इस मिशन का हिस्सा है और इसका मकसद हॉर्मूज को उन समुद्री बारूदी सुरंगों से पूरी तरीके से मुक्त कराना है जो इस जंग में ईरान की आईआरजीसी ने वहां पर बिछाई थी। इसमें एक खबर यह भी चल रही है, अब वो कितनी सच है और क्या ऐसे सेनाएं ऐसे बिहेव करती हैं क्या, मैं नहीं जानता, राहुल जी बताएंगे ज्यादा। ये कहा जा रहा है कि वो ईरान ने जो ये कहा ना कि अभी इस सीज फायर में 15 दिन भी जो भी जहाज यहां से जाएंगे वो हमारी मंजूरी से ही जाएंगे और हमसे कोऑर्डिनेट करके जाएंगे। तो उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वो जो माइंस लगी हुई हैं, एक तो ईरान को उसके कोऑर्डिनेट नहीं मिल रहे कि वो माइन कहां लगी हुई है, हमने बिछा तो दी, और दूसरा समंदर के नीचे लगी है, धरती वो कोई रेत के नीचे नहीं है, समंदर में पानी के नीचे लगी है, तो वो उसका कोऑर्डिनेट बदल भी गया, उसकी लोकेशन चेंज भी हो गई। अब वो माइन कहां है पानी के नीचे, कहां से जहाज जाना सेफ है, कहां से गुजरा तो वो माइन फट जाएगी, ये कोई नहीं जानता। राहुल जी देखिए, इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं, आईआरजीसी ये कह रहा है कि जो भी जहाज गुजरे उनसे बात करके गुजरे, क्योंकि आईआरजीसी को ये पता है कि कहां कहां माइंस लगी हैं। अब जब वॉर का माहौल होता है तो बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, जैसे अभी आपने बताया कि सेंटकॉम ने जो कहा कि हमारे 2 माइन स्वीपर्स जो हैं वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे हैं। दूसरी जो बात तरफ आ रही है कि 2 गुजरे जरूर हैं लेकिन तीसरे को मुड़ना पड़ा है, क्योंकि ईरान ने ये कहा कि ईरान की ने वार्निंग दी उस शिप को और उसके बाद उसको मुड़ना पड़ा है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है? अब कतर ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ओपन फॉर ऑल। ओके, कतर ने ये बयान दिया, लेकिन अभी इस मामले में बहुत पेच हैं, बहुत चीजें स्पष्ट। अब गाड़ी जो रुकी है ये रुक गई है या ये यहां से आगे बढ़ जाएगी? देखिए, अभी जो बात हो रही है, देखिए इस वार्ता में ईरान बहुत सीरियसली गया था। हम बात करते हैं कलीबफ की या फिर अराक्ची की, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो था वो था अली बघेरी कानी। आपने उसकी तस्वीरों में देखा होगा, वो फाइल और कागज लेके वहां पे था। ये है डेप्यूटी सेक्रेटरी ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, ये आदमी जो है इसे ग्रूम ही इंटरनेशनल चीजों के लिए किया गया। जो ईरान की न्यूक्लियर वार्ता पहले चल रही थी, जब सारी चल रही थी, तब भी ये मेन व्यक्ति था उस न्यूक्लियर टॉक्स में।
ओके, और ये यहाँ और गया था? ये यहाँ पे गया था और इसने रेड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की थी। नहीं, अब मैं ये जानना ये चाह रहा रेड हूँ, लाइंस ड्रॉ क्या की गई ये भी जानना वैंस धमकी देके चले गए, अभी सीज फायर जो है वो 12 दिन और बची है, तो ये सीज फायर एक तो कंटिन्यू करेगी, पहली बात, और आपको लगता है ये दोबारा एंगेज करेंगी दोनों पार्टियां? आपको क्या लगता है कि अगर वैंस और इनमें ये बात नहीं हुई होती कि हमारे माइन स्वीपर माइन स्वीप करेंगे तो 2 जहाज वहां से गुजर जाते? तो उस पर क्लैरिटी नहीं है ना कि वो दोनों माइन स्वीपर अमेरिका के जहाज गए भी कि नहीं गए। ये तो सेंटकॉम कह रहा है ना, तो कुछ ना कुछ जरूर बात हुई होगी कि भाई ये हो। अब दूसरी बात ये एक बात इसी पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लेकिन कोई भी ऐसा अभी तक कोई, मैं ये कह रहा हूं सीधे सीधे समीर जी, सिंपल बात है, सिंपल बात, ये कितनी बड़ी बात है इसको थोड़ा सा समझिए ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पूरी तरह ईरान के कब्जे में है, जो लड़ाई छिड़ी उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया। अगर वहां माइंस हटाने के लिए ईरान बैठा है जहां पे, वहां पर अगर अमेरिकी नौसेना के जहाज जा रहे हैं तो भाई दोनों की बातचीत के कोऑर्डिनेशन के बाद ही जा रहे हैं ना। अगर आप इतना कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हो कि अमेरिका का जहाज ढूंढेगा माइंस और हटाएगा, तो फिर तो मतलब आप बातचीत बड़े नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुके हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद जो 21 घंटे के अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत पाकिस्तान में हुई है, उसके बाद अभी दोनों देश बताने की स्थिति में नहीं कि किन बातों पर सहमति बन गई है और किन बातों पर सहमति नहीं बनी है। अभी अमेरिका ये कह रहा है कि कुछ मुद्दों पर ईरान ने सकारात्मक रुख दिखाया है, कुछ मामलों पर ईरान अड़ा हुआ है। तो कौन से मामले पर ईरान अड़ा हुआ है, किन मामलों पर सहमति बन गई है? जब जेडी वैंस कह के जा रहे हैं कि भाई हमने भी अल्टीमेटम दिया है, ईरान से कहा है इस पर विचार करके बता दे, तो क्या ईरान को कुछ 7 दिन की मोहलत दी है, 12 दिन की मोहलत दी है, किन मामलों पर ईरान ने कदम बढ़ाए? तो मुझे लग रहा है कि जो मुख्य मुद्दे थे कि परमाणु इनरिचमेंट का था और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वो तो पहले से ही ईरान कह रहा था कि भाई वो हम किसी स्थिति में नहीं छोड़ने वाले, और अमेरिका कह रहा था वो हम खाली करवाएंगे, आपका कब्जा छुड़वाएंगे। जब पहले उसके बात पर सहमत नहीं थी, उसके बाद बातचीत का कोई अर्थ नहीं था, ईरान वहीं पड़ा रहा। लेकिन ईरान के बारे में भी कहा जा सकता है कि भाई रस्ते जल गए लेकिन ऐठन नहीं जाली, जो कहावत है कि आपकी पूरी ताकत चली गई, उसके बाद भी आप अड़े हुए अपनी बात पर और कह रहे हो कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा रहेगा, और बहुत अवैध मांगे अमेरिका ने मांगी थी जो हम स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए ये बातचीत असफल हो गई है। तो क्या ये इनकी भी सहमति बनी है कि अमेरिका और ईरान फिर दूसरी बार बैठक करेंगे, किसी और देश में मुलाकात होगी, क्या दूसरे दौर की बातचीत होगी? ये तो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में ये टीवी कमेंट्री क्या हो रही है एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि भाई उनको अपने सोर्सेज से पता लगाना वहां आसान है। भाई हमारे तो पाकिस्तान में सोर्स नहीं, राहुल जी के हो सकता है हो थोड़े बहुत कोई पुराने उनकी खोजी पत्रकारिता के जमाने के। गया जरूर 3 बार पाकिस्तान, लेकिन आप पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनके सोर्स होंगे, उनको तो पता चला होगा बातचीत में क्या हुआ, किसी ने तो पाकिस्तान की सरकार में से बताया होगा, लेकिन किसी को कुछ हवा है क्या? आपको एक को एक्सपर्ट बना के बुलाया, पूछा जी बातचीत क्यों टूटी? तेरा सवाल बहुत अच्छा है आपका, मुझे जवाब नहीं पता कि बातचीत क्यों टूटी। तो यही तो मेन बात है, किस पे बात बनी, किस पे बात नहीं बनी। और ये जो जेडी वैंस कह के गए हैं, इसको भी आप अलग अलग अर्थों में इसके मतलब निकाल सकते हैं। ये भाई ये तो ठीक है कि उन्होंने कहा ईरान के लिए बुरा होगा, लेकिन क्या भाषा ऐसी थी जो ये बता रही थी कि वापस दोनों जो हैं वो बॉक्सिंग रिंग में जो ट्रंप देखने गए थे वहीं पहुंचने वाले हैं? आगे आपको बताएंगे। और नेतन्याहू जहां पहुंचे, लेकिन एक पट्टी परमानेंट चला दीजिए कि इस्लामाबाद होटल प्रोवाइड कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही लग रहा है, अब तो ऐसा ही लग रहा है।